So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise SF560. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर नोट्स है अराउंड 5 पेज के, तो वो हम स्टडी करेंगे। जैसे पहला पेज तो इंडेक्स ही है। तो देखो, अगर आपके पास जो भी आपके खुद के नोट्स है या आप कोई किसी फैकल्टी की बुक रेफ़र करते हो तो ठीक है, आप वो रेफ़र करो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो हर जगह सेम ही रहेगा। ये पर्टिकुलर इंडेक्स 560 का है। ये इंडेक्स मतलब ये मेन हेडिंग्स है, तो ये हेडिंग्स तो हर जगह सेम ही रहेगी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को सुनना है क्योंकि ये आपके नोट्स या फैकल्टी के नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हो उससे सिंक रहेगा, राइट। तो कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी क्वेश्चंस में आए गए हैं पॉइंट्स उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि जो इरेलेवेंट है, एक्स्ट्रा है, ज़बरदस्ती का वो SMS सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट है तो हमको वो पढ़ना है, तो नहीं। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है MCQs में है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। देखो, सब्सिक्वेंट इवेंट पहले होता क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट जो है, इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट इन द सेंस इवेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, इवेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिटवीन एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवेंट बिटवीन द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले तो सब चीज़ हम ऑडिट में देखेंगे ही देखेंगे, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद के इवेंट, ठीक है, और डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के पहले के इवेंट को देखा जाता है। इनफैक्ट जो केम टू नो टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में सिर्फ इवेंट ही कवर नहीं है, फैक्ट भी कवर है जो ऑडिटर को पता चले आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इवेंट जो ऑकर हुए हैं और फैक्ट जो ऑडिटर को पता चले। तो इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लस फैक्ट केम टू नो टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये हमने सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस सब्सिक्वेंट इवेंट को चेक करना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है। इसलिए जब अपना ऑडिट प्लान वो ड्रॉ करते हैं तो ऑडिटर वाइल ड्राइंग, जब वो ऑडिट प्लान अपना ड्रॉ करता है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बन गई है, अब वो अपना ऑडिट प्लान को ड्रॉ कर रहा है, तो चेकिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट भी एक इम्पॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है। इररिस्पेक्टिव कि आपने जो है ट्रांजैक्शंस का टेस्ट चेकिंग तो की थी, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेस्ट चेक, आपने ट्रांजैक्शन की टेस्ट चेकिंग करी होगी ड्यूरिंग द ईयर, पर अपने ऑडिट प्लान में सब्सिक्वेंट इवेंट को चेक करने का जो ऑडिट प्रोसीजर है जो ज़रूरी है उसको भी इनकॉर्पोरेट करो। तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या है कि आप ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर उसको टेस्ट चेक करते हो, पर ऑडिट प्रोसीजर में ये भी है कि आपको सब्सिक्वेंट इवेंट को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी चेक करते हो काय के लिए? टू कन्फर्म असर्शंस एट बैलेंस शीट डेट। असर्शंस को कन्फर्म करने के लिए, जैसे कि भैया डेटर है तो डेटर में हमको बाद में पैसा आ गया, तो ये असर्शन बताता है, ये बताता है कि डेटर थे बैलेंस शीट डेट पे। ठीक है, ये मैं क्रेडिटर का भी बोल सकता हूँ। जैसे कोई सा क्लेम है, कोई सा ऑर्डर है जो बैलेंस शीट डेट के बाद आया है, तो ये शो करता है कि बैलेंस शीट डेट पे कोई सा केस फाइल हुआ होगा, राइट। तो यही है पेमेंट बाय डेटर अकाउंटिंग पीरियड के बाद। ये क्या कंफर्म करता है असर्शन कि डेटर का बैलेंस एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट डेट पे। ठीक है, हमने सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब समझा, हमने ये देखा कि इसको चेक करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर, ये अपने ऑडिट प्लान में इनकॉर्पोरेट करो। और ये मैं क्यों चेक कर रहा हूँ? टू कन्फर्म असर्शंस एट बैलेंस शीट डेट। तो मैंने अभी आपको वापस बोलता हूँ कि क्या पढ़ा कि सब्सिक्वेंट इवेंट है, हमको इसका भी ऑडिट प्रोसीजर हमको करना पड़ता है। ठीक है, इस पर भी हमको मतलब ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर। ये ऑडिट प्लान में इनकॉर्पोरेट करो और इसका एंड रिजल्ट क्या है कि मेरे को ये कंफर्म करना है कि क्या असर्शन बैलेंस शीट डेट पे थे कि नहीं थे। ठीक है, टू कंफर्म असर्शन एट बैलेंस शीट डेट। अब मैं ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा के एविडेंस गेन करूँगा कि जो भी सारे एडजस्टिंग इवेंट है, देखिए दो तरीके के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। तो एडजस्टिंग इवेंट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड एडजस्टेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है वो क्या अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्ट होना और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट होना। अब देखो, ऑडिट प्रोसीजर अब हम लगाएंगे सब्सिक्वेंट इवेंट पे।
तो वही ऑडिट अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और एविडेंस गैदर करेगा कि सारे इवेंट जो थे, वो जो एडजस्टिंग इवेंट थे, वो इवेंट एडजस्ट हो गए और नॉन एडजस्टिंग इवेंट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखो पॉइंट ये है कि जो भी इवेंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट, इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर में आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ले लो। क्या मैनेजमेंट, हम तो अपनी तरफ से ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, अगर आपको कोई से नॉन इवेंट पता है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ले लो मैनेजमेंट से कि सारे जो नॉन इवेंट है, सारे नॉन इवेंट है जो एडजस्टिंग थे वो आपने एडजस्ट कर दिए हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट थे तो आपने प्रॉपर्ली उसको डिस्क्लोज कर दिया है, अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से पहले तो वो इन्फॉर्मेशन ले लो सारे नॉन, फिर उसके बाद ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर तो लगाएगा ही लगाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ये कितने एक्सटेंट पे लगाना है, तो डिटरमाइन करना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। डिटरमाइनिंग करना NTE ऑफ सच प्रोसीजर कि मैं प्रोसीजर तो मैं लगाऊंगा सब्सिक्वेंट इवेंट में, तो पर मेरे को कितनी एक्सटेंट में लगाना है, उसके लिए मेरे को ये चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी। पहली चीज़, ठीक है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करे, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करे इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना, तो पहले एक बार पहले मैनेजमेंट के तरीके देख लो, किस तरीके से मैनेजमेंट फाइंड आउट करता है। तो मैनेजमेंट की एक डॉक्यूमेंटेशन कोई सी प्रोसीजर होगी तो वो प्रोसीजर पहले हमने मैनेजमेंट से पूछ ली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेनी उस प्रोसीजर की कि हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, फिर मैनेजमेंट से खुद से ही इंक्वायरी कर लो कि क्या कोई से सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे मिले विच अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट अबाउट द सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर जो है बैलेंस शीट डेट के बाद तो मीटिंग्स भी होती है, तो उस मीटिंग के मिनट्स आप रीड करो, उससे भी आपको समझ में आ सकता है। तो रीडिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो इंक्वायर कर लो किसी से अबाउट द मैटर्स डिस्कस्ड एट मीटिंग कि यार कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, आप किसी से पूछ लो, ठीक है, इंक्वायर कर लो, उससे आपको सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में अंदाज़ा हो सकता है। फिर आती बात स्टडी द सब्सिक्वेंट, बाद में जो भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप स्टडी करो, ठीक है। तो देखो बाद में मीटिंग्स होती है तो मीटिंग के मिनट्स आप स्टडी करो, रीड करो, ठीक है, और स्टडी करो सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें करो, ठीक है। फिर ऑडिटर को अगर कोई से ऐसे इवेंट मिलते हैं तो फिर ऑडिटर ये देखेगा, ठीक है, अगर ऑडिटर को जो है आइडेंटिफाई होते हैं ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट, तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, और प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड और डिस्क्लोज है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखेगा ऑडिटर। ये जो मैंने आपको बोला कि डिटरमाइनिंग करना है NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसको अपन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी बोलते हैं। इन डिटरमाइनिंग द NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कि मेरे को कितना NTE इसका करना है। नवंबर 20 में यही क्वेश्चन एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर आया था। क्वेश्चन ये आया था कि टू इंश्योर्ड है, ये इंश्योर करना कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आर कंसिडर्ड सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ये इंश्योर करना कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसिडर किया गया है, ठीक है, ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट हैज़ बीन कंसिडर्ड, ठीक है। तो हमको ये सब प्रोसीजर लगानी पड़ती है, तो ये इंश्योर करना है क्योंकि इसकी सारे सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसिडर किया है कि नहीं किया इनने, तो ये इंश्योर करने के लिए अपने आपको भरोसा दिलाने के लिए अपने को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से आप जो है सब्सिक्वेंट इवेंट तो पता कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप ये देख लोगे कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट को प्रॉपर्ली एडुकेटली रिफ्लेक्ट और डिस्क्लोज करा है कि नहीं करा है। तो भैया कैसे पता कर सकते हो, वही मैं आपको बोल देता हूँ कि ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, पहले तो अंडरस्टैंडिंग लो प्रोसीजर की, मैनेजमेंट की प्रोसीजर की, ठीक है, कि हाउ दे आइडेंटिफाई, ठीक है, हाउ दे आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट इवेंट, मैनेजमेंट का क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिग्निफिकेंट इवेंट आइडेंटिफाई करती है। फिर IM रीडिंग स्टडिंग, O से ये हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट की प्रोसीजर समझ ली। इंक्वायरी विद मैनेजमेंट अबाउट द इवेंट, ठीक है, OI। फिर M मीटिंग के मिनट्स आप स्टडी करो, ठीक है। तो OIM रीडिंग, M रीडिंग का मतलब होता है मिनट्स को रीड करो, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट हो रहे हैं। और स्टडिंग द सब्सिक्वेंट, स्टडी करना सब्सिक्वेंट इंटरिम, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, तो सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टडी करो सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो आपने देखा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर की, किस प्रोसीजर से वो आइडेंटिफाई करती है इवेंट। फिर I से इंक्वायरी विद मैनेजमेंट अबाउट द इवेंट, ठीक है, तब इंक्वायरी करते मैनेजमेंट से कि कोई से सब्सिक्वेंट इवेंट ऑकर हुए थे क्या, ठीक है। हमने प्रोसीजर तो देख लिया कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो, आपको कुछ मिले क्या, आपकी प्रोसीजर देख लिए, अब आप बता दो कि आपको कुछ मिले कि नहीं मिले है, तब इंक्वायरी करते मैनेजमेंट की। तो एक क्वेश्चन ये आया था
कि मई 19 में क्वेश्चन आया था, ये जो M19 है ये सब दे के रखते हैं, ये क्वेश्चन में ही आया था, तो उसको ध्यान रखना, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो मैटर्स विच स्पेसिफिक इंक्वायरी वेयर स्पेसिफिक इंक्वायरी रिक्वायर, कि आप जो इंक्वायरी कर रहे हो ना, तो इन मैटर पे इंक्वायरी लगेगी। तो कुछ मैटर्स है जहाँ पे जो है स्पेसिफिक हमको इंक्वायरी लगेगी, हमको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। तो आप पहले मैनेजमेंट से पूछो कि क्या आप इन चीज़ में एंटर हुए हो या आप इन चीज़ में एंटर होने वाले हो। किन चीज़ में अभी वो अपन नीचे पढ़ेंगे, पर अपन देखो कि वो आप इसमें एंटर हुए हो, क्या आप एंटर होने वाले हो, राइट। वेदर मैनेजमेंट एंटर और लाइकली टू बी एंटर। किसमें? तो इसका निमोनिक था ICMAI, ठीक है। ICMAI कैसे हो गया? देखो, इशुएंस ऑफ शेयर डिवेंचर में आप एंटर होने वाले हो, कमिटमेंट, बोरोइंग और गारंटी में एंटर होने वाले हो, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन में एंटर होने वाले हो, ठीक है। एसेट्स को सेल और परचेस में एंटर होने वाले हो और एंटर हो गए हो, ठीक है। देखो, आई बात का साइलेंट है। इशुएंस ऑफ शेयर और डिवेंचर, कमिटमेंट, बोरोइंग्स और गारंटी में एंटर हुए हो या एंटर होने वाले हो, मर्जर एक्विजिशन में एंटर हुए हो या एंटर होने वाले हो, एक्विजिशन एंड सेल ऑफ एसेट्स में एंटर हुए हो या एंटर होने वाले हो। फिर इसके बाद वेदर देयर हैव बीन डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसीज, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कंटिजेंसीज, तो वेदर देयर हैव बीन एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसीज इन द सेंस कि कोई सी कंटीजेंसीज थी, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ थी, क्या इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इन द सेंस कि अब वो क्या और थोड़े से क्लियर दिख रहे हैं, क्या अब वो कंटीजेंट है कि नहीं है, एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटीजेंसीज। तो आपने सबसे पहले तो क्या आप एंटर और लाइकली टू बी एंटर होने वाले हो, तो आपने ICMA और आई बाद में साइलेंट है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि कंटीजेंसीज, एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटीजेंसीज, एंड देन आखिरी में इवेंट, वेदर कोई से इवेंट ऑकर्ड है या लाइकली टू ऑकर्ड है, या ऐसे कोई से इवेंट हुए हैं या ऐसा कुछ होने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है। तो ऐसे इवेंट जो अफेक्ट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, जो अफेक्ट करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट को, प्रोविज़न को, जो अफेक्ट करेंगे रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट्स को, तो ये सब चीज़ें आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, पहले हम तो वेदर मैनेजमेंट एंटर और लाइकली टू एंटर इन इशुएंस ऑफ शेयर परचेस, ठीक है, कंटीजेंस ऑब्लिगेशन एंड गारंटीज, मर्जर एक्विजिशन, एसेट्स का सेल परचेस, वेदर विच दैट एसेट इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। फिर अपन ने ये पढ़ा कि कोई कंटिजेंसीज का डेवलपमेंट हुआ है क्या, वेदर देयर इज़ एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसीज। और फिर इवेंट के बारे में, कोई से इवेंट ऑकर हुए या लाइकली टू ऑकर है विच वुड अफेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रोविजन, या जो है विच कुड अफेक्ट द रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट्स। चलो, ये सब देखने के बाद अब हम जो है एक नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आया था कि ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, फैक्ट जो नोन हुए आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, फैक्ट जो नोन हुए आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। तो फैक्ट तो वैसे भी आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट की है, पर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ठीक है, वन सेकेंड, बिफोर द इशूइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक है कि फैक्ट जो नोन हुए हैं आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन इशूड। मतलब इवेंट में तो आपने लगा ली, जो भी प्रोसीजर लगाने थे वो OIM रीडिंग और स्टडिंग जो भी हमने था वो पढ़ लिया, पर अब हमको फैक्ट पे भी तो लगानी है, क्योंकि हम ये भी तो चेक करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट में सिर्फ इवेंट ही थोड़ी ना कवर है, ये फैक्ट भी कवर है। तो ऐसे केस में फैक्ट दैट केम टू नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बिफोर दिस इशूइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आफ्टर द इशूइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें तो कोई भी ऑडिट प्रोसीजर जो है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर दी ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं होती। अगर आप देखो तो एक बार आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, ठीक है, आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके बाद थोड़ी ना आप कोई ऑडिट प्रोसीजर करोगे। बट भाई आप कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं करोगे क्योंकि आपने ऑडिट कर दिया। बट अगर फैक्ट दैट केम टू नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, और ये जो फैक्ट है अगर ये नोन एट ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर ये पता चलता इफ सच फैक्ट नोन एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो या नोन टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट मे कॉज ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। ये फैक्ट ये ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद मेरे को मिला है। बट इफ सच फैक्ट केम टू नोन टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन ऑडिटर केम टू अमेंड कॉज ऑडिटर दैट दिस फैक्ट कॉज ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये मेरे को तो नहीं मिले ऑडिट रिपोर्ट तक, मेरे को तो बाद में मिले। बट अगर ये मेरे को पहले मिलते, अगर ये मेरे को पहले पता होते, तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट का अमेंड कर देता, ठीक है। तो वो फैक्ट जरूरी है। यूजुअली ऑडिट रिपोर्ट के बाद हम ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाते, पर कोई से ऐसे फैक्ट जरूरी है, ऐसे फैक्ट मुझे मिले हैं जो अगर मेरे को डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट तक मिल जाते तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता। तो ऐसे केस में मेरे को ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
तो ये जो फैक्ट जब ऑडिटर को मिलते हैं तो ऐसे केस में डिस्कस करो। पहला पॉइंट ये है कि आप फैक्ट डिस्कस करो, ठीक है, और डिस्कस करो फैक्ट, राइट, बातचीत करो, बताओ फैक्ट के बारे में, और फिर ये डिटरमाइन करो कि क्या आपको कोई नीड नहीं है कि आपको नीड है अमेंड करने की। चेक करो कि आपको नीड नहीं है कि आपको नीड है अमेंड करने की, ठीक है। अब क्या अमेंड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करना है। तो अगर करना है तो इंक्वायर करो कि हाउ मैनेजमेंट एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आप जो है अगर मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं यार अमेंड तो करना रहेगा, ठीक है, डिस्कस करने में ये डिटरमाइंड हुआ है कि अमेंड तो करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट से पूछो कि आप इस मैटर को कैसे एड्रेस करोगे, हाउ मैनेजमेंट एड्रेस दिस पर्टिकुलर मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपने इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट ने बताया, अब अपने मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दिया। अब मैनेजमेंट ने अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दिया है तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट 31 दिसंबर या 31 मार्च नहीं है, अब वो आगे की डेट हो गई, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड कर देगा टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। जैसे इधर ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो इधर अपने ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड कर देगा टिल द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। और नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो नई रिपोर्ट दे देगा, ठीक है, ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो सिंपल सी बात है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुए हैं तो मैं नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करूँगा, तो टिल द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करूँगा और एक नई रिपोर्ट उसको दे दूँगा, ठीक है, ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नई रिपोर्ट मैं उसको दे दूँगा। पर ये जो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, ठीक है, अभी अपन ने क्या बोला कि ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड कर देगा टिल द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो जो एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर है ये सिर्फ अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में होगी, राइट। ये एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर है वो सिर्फ अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में होगी, ऑन द अमेंडमेंट, ठीक है। तो या तो वो न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, ठीक है, या तो जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देगा और उसमें एक एडिशनल डेट डाल देगा रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट कि यार मैंने ऑडिट रिपोर्ट तो मेरी यहाँ तक की है, पर इस अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिट रिपोर्ट जो है वो यहाँ तक की, क्योंकि ये अमेंडमेंट को चेक करने के लिए मैंने यहाँ तक के लिए ऑडिट किया। तो मॉडिफाइड दी ऑडिट रिपोर्ट, अमेंड कर देगा अपने ऑडिट, अमेंड कर देगा ऑडिट रिपोर्ट एंड इंक्लूड एन एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू डेट अमेंडमेंट। और पर्टिकुलर ये पॉइंट जो है इन्फोसिस ऑफ मैटर अदर मैटर पैराग्राफ में तो जाएगा ही जाएगा कि एक नई ऑडिट रिपोर्ट या एक जो है अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इशू करिए, ठीक है। तो ये तो चीज़ जाएगी ही जाएगी, और ये बताया जाएगा कि नई ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है, तो जो एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर है वो अप्लाई हुए हैं या वो रिस्ट्रिक्ट हुए हैं एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर टू दी अमेंडमेंट पोर्शन, ठीक है, ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट। ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं, तो जो एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर है आर रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू द अमेंडमेंट, ठीक है। तो इंक्लूडेड इन EOM एंड OM पेरा की एडिशनल डेट है, डिस्ट्रिक्ट करा है टू द डेट अमेंडमेंट हमने ऑडिट प्रोसीजर को। पर एक पॉइंट ये भी आता है कि मैनेजमेंट मना कर दे, ठीक है, कि कोई ज़रूरत नहीं, तो ज़रूरत नहीं है अमेंड करने की। तो ऐसे केस में आपको लग रहा है कि फैक्ट जो है वो आपको मिले है ऑडिट रिपोर्ट के बाद, और वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो अफेक्ट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आप मैनेजमेंट से डिस्कस करा वो पर्टिकुलर फैक्ट को, मैनेजमेंट बोल रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं अमेंड करने की, मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे, राइट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे, क्योंकि अभी आपने जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑडिट रिपोर्ट की सिर्फ डेटिंग करी है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं करे हैं, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इशू नहीं करे आपने। अब पॉइंट ये है कि ऑडिट रिपोर्ट की आपने डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट था, ठीक है। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, देखो ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करी है तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे, ठीक है। पर अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, तो अगर इशू कर दी है तो आप मैनेजमेंट और TCWG को नोटिफाई करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप थर्ड पार्टी को मत दे देना। देखो सिंपल सी बात है यार, मैं ऑडिट प्रोसीजर वैसे लगाता नहीं हूँ, कुछ फैक्ट मेरे को मिलते हैं और मेरे को लग रहा है कि फैक्ट अगर मेरे को पहले पता चलते तो मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाई कर देता, मैं ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता। तो ऐसे केस में फैक्ट के बारे में लोगों को बोलूँगा, डिस्कस करूँगा, और मेरे को अगर और मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और मेरे को भी लग रहा है कि नीड है, मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में जो है मैं मैनेजमेंट से ही पूछूंगा कि आप उस मैटर को हाउ मैनेजमेंट एड्रेस सच मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने एड्रेस कर दिया तो मैं उस अमेंडेड पोर्शन पे अपनी ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दूंगा, तो या तो मैं नई रिपोर्ट इशू करूंगा ना, या तो मैं जो है अमेंड कर दूंगा जिसमें एक एडिशनल डेट डाल दूंगा रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट। पर अगर मैनेजमेंट मना कर देता है और अगर ऑडिट रिपोर्ट मैंने इशू नहीं करी है, मैंने सिर्फ डेटिंग कर दी है, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करी है, ठीक है, टू द पब्लिक, तो ऐसे केस में मैं अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा। और अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को मैं TCWG को मैं बोलूँगा कि आप इसको थर्ड पार्टीज़ को मत देना। मतलब इन द सेंस कि मैंने अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी मैनेजमेंट को, TCWG को, तो आप ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मैनेजमेंट को बोल देना
कि आप मत करो, ठीक है, आप ये इशू मत करो, रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करना ही मत, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, पर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो तो मेरा और आप में बन नहीं रही है। आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दोगे, ये गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आप इशू नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड पार्टीज़ को तो आप दे ही मत देना। ऑडिट रिपोर्ट अगर इशू नहीं की होती थी, ये तो सब मेरे हाथ में था, मैं अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर लेता, पर अगर मैंने रिपोर्ट इशू कर दी है, ठीक है, तो अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि आप इसको थर्ड पार्टी को मत देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू कर दिए, मैनेजमेंट ने तो सुनी नहीं आपकी, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू कर दिए, राइट, तो ऐसे केस में मीटिंग तो होगी, ठीक है। ऑडिटर शुड सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन रिपोर्ट। ऑडिटर ट्राई करेगा कि वो कम्युनिकेट कर सके लोगों को, ठीक है, टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द रिपोर्ट, कि इस रिपोर्ट पे रिलाय मत करना जो मैंने आपको इशू करी थी, मॉडिफाई तो कर नहीं पाओगे। तो ऑडिटर सीक टू प्रिवेंट रिलायंस फ्रॉम द रिपोर्ट ऑन द रिपोर्ट, तो ऑडिटर शुड सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द रिपोर्ट। तो एक लास्ट में वापस आपको फटाफट बोल देता हूँ कि सबसे पहले तो हम एक जनरल कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाते नहीं हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट अगर मुझे कुछ फैक्ट पता चलते हैं आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ये फैक्ट जो है अगर मेरे को नोन होते टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता। तो ऐसे केस में मैं वो फैक्ट के बारे में डिस्कस तो करूँगा, और अगर मेरे को लग रहा है कि नीड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने की और मैनेजमेंट भी हाँ कर देता है, तो मैनेजमेंट से पहले तो ये पूछ लिया कि आप उस मैटर को कैसे शो करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर उस नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाऊंगा, ठीक है, और एक्सटेंड करूँगा ऑडिट प्रोसीजर टिल द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, टिल द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ न्यू रिपोर्ट, ठीक है, और अपनी न्यू रिपोर्ट इशू कर दूंगा। अभी जो एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है, ये अप्लाई होगी ऑन दी अमेंडमेंट, ठीक है, या तो मैं न्यू रिपोर्ट इशू कर दूंगा या तो मैं पुरानी रिपोर्ट में एक एडिशनल डेट डाल दूंगा रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट, ठीक है, ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। पर अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया क्या नहीं यार आप अमेंड तो नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने से मना कर दिया, और ऑडिटर ने अभी तक रिपोर्ट इशू नहीं करी है, सिर्फ डेटिंग करी थी, रिपोर्ट इशू नहीं करी है, तो ऐसा करो कि रिपोर्ट को मॉडिफाई कर लो। पर अगर रिपोर्ट इशू कर दी है तो ऐसे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट और TCWG को बोल दो कि आप इसको थर्ड पार्टी में मत बताओ, और अगर उन्होंने फिर भी थर्ड पार्टी को बता दिया है तो ऐसे केस में जो है ऑडिटर सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन सच रिपोर्ट, ऑडिटर ट्राई करेगा कि वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, वो एनुअल रिपोर्ट AGM में बोलेगा टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन सच रिपोर्ट, कि इस रिपोर्ट पे प्लीज़ रिलाय मत करना। तो इस तरीके से हमारा SF 560 ओवर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। ये सारे क्वेश्चन इसी के अंडर है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको इसके अंडर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर SF में, जहाँ पे हम SF 570 के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड हाँ, एक आपको मैं बता दूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अप्रूव करते हैं, ठीक है, और जनरल मीटिंग में अडॉप्शन होता है, तो अप्रूवल एंड अडॉप्शन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, अप्रूवल एंड अडॉप्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।